Hello, welcome. How can we obtain different gases from air? ये हम पढ़ने जा रहे हैं. ये है पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर. एंड हम अगर आपने इसके पहले वाले टॉपिक्स नहीं देखे तो प्लीज़ वो देख कर आइएगा, वरना आपको ये समझ में आने वाला है नहीं, बिकॉज़ ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट है. मैंने नीचे वाला भी पढ़ रखा है. और एक बात, जो मैंने ये येलो में लाइंस ड्रॉ करी हुई है, ये आपको सीरियसली लेनी है. ये आपको लिख लेनी है आपकी बुक में. और एक बात, बिना किसी विलम्ब के अब स्टार्ट करते हैं. मेरा खुद का फेवरेट टॉपिक जो है इज मैटर अराउंड इज प्योर. एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड सब्सक्राइब. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. हाउ कैन वी ऑब्टेन different gases from air? Air is a homogeneous mixture and can be separated into components by fractional distillation. अब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज कोई ना कोई गैसेस होंगे ना जिनके 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 ये हार्ड क्यों बना रखा है, हाँ, तो जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स 25 डिग्री से कम डिफरेंस वाले होंगे. तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो ये एक फ्लो चार्ट है जिसकी मदद से हम एयर मतलब हवा में से गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं. तो compress and cool by increasing the pressure and decreasing the temperature. एयर का लिक्विड एयर बन जाएगा. फिर इसको धीरे धीरे करके एक कंटेनर में डाल के हीट करेंगे. तो क्या होगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में, अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ. आप ये देख सकते हैं मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा ही खास है, तो मैं आपको ठीक से ड्रॉ करके दिखाता हूँ. वैसे मैं हाथ से भी बहुत अच्छा ड्रॉ कर लेता हूँ. लेकिन सिंस वी हैव द टेक्नोलॉजी वी विल यूज़ इट ऑफ कोर्स. आपके लिए भाई कुछ भी, बिकॉज यू गाइज आर इम्पोर्टेंट. आपका फ्यूचर आपके लिए, आपका साइंस अभी अगर अच्छा नहीं होगा तो क्या 10th में जाके होगा क्या? आपको लगता होगा कि हाँ मैं 10th में कर लूँगा, लेकिन 9th इज़ अ बिट हार्डर, अ बिट ब्रॉडर एंड बिट बिगर देन. बहुत हो गई बातें, आते हैं मुद्दे पर. तो ये डिस्टिलेशन कॉलम कैसे होता है? डिस्टिलेशन कॉलम कुछ इस तरह से होता है. देखो यहाँ पे ऐसे एक ओपनिंग होती है, मतलब ये एक ऐसा बर्तन टाइप होता है जिसके अंदर ना ऐसे 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 टैंक्स होते हैं. ये टैंक है. टैंक मतलब वो आर्मी वाला टैंक नहीं. टैंक मतलब कि जो टैंक होता है ना, एक बर्तन जिसके अंदर गैसेस फिट होंगे, और ये अलग अलग हाइट्स के अनुसार होता है. तो हम क्या करते हैं, कोल्ड एंड कॉम्प्रेस्ड एयर को इसके अंदर ढकेल देते हैं ऐसे. फिर क्या करेंगे, हम इसको उबालेंगे, थोड़ा थोड़ा हीट देंगे, थोड़ा थोड़ा. तो हमने किया 25, नहीं, हमने कितना किया टेम्परेचर, हमने क्या -183 को किया. तो क्या होगा ना, ऑक्सीजन निकल जाएगा, फिर ये इस टैंक में आ जाएगा. फिर हमने क्या किया, -186 तक ले गए टेम्परेचर कूल करके. फिर क्या हुआ, ये यहाँ पे आके यहाँ पे आ गया. फिर हमने नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन तक पहुँचा दिया. ये कूल कर करके, हीट करो या फिर कूल करो. फिर यहाँ पे ऐसे हवा में से जो है, कोल्ड एंड कॉम्प्रेस्ड एयर में से जो भी है ना पार्टिकल्स, तो ये यहाँ पे से बैठ जाएंगे आके. तब हमें अलग अलग हाइट्स पर अलग अलग गैसेस इसमें से प्राप्त होंगी. तो फिर यूज़ देखते हैं. हम -83 डिग्री वाले ऑक्सीजन का क्या करेंगे, स्टील प्लांट में डालेंगे टाटा के, या फिर हॉस्पिटल्स में जाएगा. अर्गोन का क्या करेंगे, बल्ब वाली कंपनीज होती है ना, वो
बल्ब के फिलामेंट को डिस्ट्रॉय ना हो, इसलिए अर्गोन का यूज़ करती है। नियॉन लाइट्स जो होती है ना, हमें दुकानों पे दिखती है, उनके अंदर अर्गोन गैस होती है ताकि उनका फिलामेंट ख़राब ना हो और बल्ब ज़्यादा दिन के लिए चले। फिर हम नाइट्रोजन यूज़ करेंगे। नाइट्रोजन का क्या करते हैं हम, आप बताइए। यूज़ ऐसे इम्पॉर्टेंट नहीं है, but nitrogen can be used for making ice creams as well as it can be used for making fertilizers। हाँ जी, वही जो आपके खेत में जाते हैं। if we want oxygen gas we have to separate out all the other gases present in the air। obviously the air is compressed by increasing the pressure and then cooled by decreasing the temperature to get liquid air। this liquid air is allowed to warm up slowly in a fractional distillation column where gases can be separated at different heights। ये आपको समझ में आ चुका है। अब ये बहुत प्यारा सा डायग्राम देखते हैं और कौन कौन कहाँ कहाँ से बाहर मिलता है ना हमें, वो देखेंगे। पहले हमने क्या किया, हवा को ऐसे कॉम्प्रेस किया। ऑर्गेन द कॉकरोच, जिसमें ये आपने मशीन देखी होगी, ये कॉम्प्रेस करती है दोनों जगह से, यहाँ से यहाँ से। फिर इसको और जब हम कॉम्प्रेस करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हीट बढ़ जाता है। आपको पता नहीं होगा लेकिन हीट बढ़ जाता है। फिर हीट को एयर को यहाँ पे लाएंगे इस चैम्बर में, यहाँ पे फिर से कंडेंसर लगाएंगे, लेकिन ये कंडेंसर ऐसे गोल गोल है, तो यहाँ से ठंडा पानी पंप करेंगे हम। ये बाहर नहीं निकल रहा पानी, ये कॉम्प्रेस्ड एयर है लिक्विड फॉर्म में। देखिए, जानिए। फिर ये क्या होगा, हवा इसमें ठंडी हो जाएगी। फिर ये ठंडी हवा का सेपरेटर के अंदर प्रवेश होगा, जहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई गैस की फॉर्म में बाहर मिलता है। ये हमें आइसक्रीम पार्लर्स में भी मिल सकता है। फिर हमने उस नॉर्मल हवा को इस एक्सपांशन जेट से बाहर निकाला। एक्सपांशन जेट क्या होता है मैं बताता हूँ। आपके घर में जो डीओ होगा ना, डीओ मतलब जो आप बॉडी डीओ लगाते हो, तो उसको दबाते हैं ना, तो जिस तरह से गैस स्प्रेड होता है, गैस उसके अंदर गैस फॉर्म में नहीं होता, लिक्विड फॉर्म होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी लिक्विड है, तो ये डायरेक्टली गैस बन जाता है। तब हमें नाइट्रोजन और अर्गोन मिल जाते हैं सेपरेट, देखिए अलग अलग हाइट पे। और फिर लास्ट में जो भाई बचता है ना, तो वो होता है हमारा ऑक्सीजन। ये बहुत बेसिक है, ये आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है, बहुत मज़ा आएगा आपको भी। ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये आपको समझ चुके हैं। हाँ, नेक्स्ट होता है हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। कॉपर सल्फेट, इसको हमको प्योर बनाना है। जो इम्प्योर है, ये जो है ये कंपोनेंट, तो इसको हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कर लेते हैं। क्रिस्टलाइजेशन मेथड से इसको हम प्यूरिफाई कर लेते हैं, बिकॉज ये सॉलिड फॉर्म में हमको मिलता है और इम्प्योरिटीज़ जो होती है वो इससे निकल जाती है। क्रिस्टलाइजेशन इज़ द प्रोसेस दैट separates a pure solid in the form of its crystal from the solution। मतलब जो प्योर फॉर्म हमको मिलेगा ना, तो वो क्रिस्टल के फॉर्म में आएगा। ठीक है, इसके और भी यूजेस और इसके इम्प्योरिटीज़ के बारे में ये इंफॉर्मेशन दी गई है, जो आपको खुद से पढ़नी है। एप्लीकेशंस आपको नोटबुक में लिख के लेने हैं। जो भी मैंने येलो कलर में लिखा हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, वो आपके नोटबुक में होना चाहिए। अब आप जानेंगे कि भाई हमारे घर में जो पानी आता है वो कैसे आता है, तो मैं बताता हूँ। रिजर्वायर से पानी लाया जाता है, फिर इसके थोड़ी देर सेटल होने देते हैं ताकि जो पाला है, कचरा है, वो ऊपर जमा हो और जो मिट्टी है वो नीचे सेडिमेंट की फॉर्म में जमा हो। फिर ये बीच वाला जो पानी है ये यहाँ पे लेते हैं। फिर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ जो होती है, मतलब जो कोलॉइड वाली होती है सस्पेंडेड, तो ये इनको भी निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा सा प्योर पानी आता है। फिर इसको ना हम सैंड की मदद से फ़िल्टर आउट कर लेते हैं। देखिए ये लेयर्स इंपॉर्टेंट है, सैंड, फिर ग्रेवल, फिर कोरस ग्रेवल, मतलब बड़े बड़े पत्थर, और इनके अंदर से होकर पानी आ जाता है क्लोरीनेशन में। क्लोरीनेशन मतलब क्या करते हैं पता है, क्लोरीन की मदद से बैक्टीरियाज को मारा जाता है। इसके अंदर यूवी लाइट भी यूज़ की जा सकती है,
जो इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन हम यूज़ कर सकते हैं। तो फिर या फिर आपके घर में मेडिक्लोर का वो डब्बा होगा, तो वो डाल सकते हैं हम घर पे, और फिर आपके घर में पानी आता है। आई होप ये आपको पता होगा। नहीं पता हो तो ये भी डायग्राम आपको नोटबुक में बना लेना है। अब आप कहेंगे सर नहीं, हम बहुत ज़्यादा आलसी लोग हैं, हम नहीं बनाएंगे। भाई देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो क्या आप यही जवाब देंगे? तो इससे अच्छा है कि एक रिहर्सल हो जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। फिर बाद में ये क्वेश्चंस आपको खुद से लगाने हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बटर फ्रॉम कर्ड, सेंट्रीफ्यूगेशन, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर कैसे करोगे? इवेपरेशन की मदद से। कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, सब्लिमेशन। इतने इजी क्वेश्चंस है। अब आते हैं इसके इस चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब आप कहोगे ठीक है, फिजिकल कुछ चेंजेस होंगे, कुछ केमिकल होंगे। तो जी हाँ, कुछ चेंजेस होते हैं जो हमको दिखते हैं बहुत इजीली, और जो किसी भी कंपोनेंट का या फिर किसी भी केमिकल का ना कंपोजिशन चेंज ना करे। आपने समझो को किसी किसी एसिड को लिया है, तो वह बेस की तरह पागलों की तरह ना रिएक्ट करना शुरू कर दे, या फिर मेटल्स के साथ ना रिएक्ट करना शुरू कर दे। तो इसका कंपोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये एसिड है तो ये एसिड की ही कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाना चाहिए। तो इस टाइप के चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। मतलब ऐसा चेंज करो जिससे इसके कंपोजिशन में कोई चेंज ना आए। ऐसा चेंज करो कि इसके कंपोजिशन में कोई चेंज ना आए, तो इसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। जैसे हमने पानी के बर्फ़ का पानी बना दिया, या पानी का वेपर बना दिया, तो क्या पानी कोई चेंज हो जाएगा? H2O का कुछ अलग सा केमिकल रिएक्शन बन जाएगा? नहीं ना। तो इसको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर फिजिकल चेंज। लेकिन हमने फॉर इंस्टेंस ये कर लिया कि हमने HCl नहीं, हाँ चलो आपको अब बता देता हूँ कि केमिकल चेंजेस कैसे हैं। केमिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस हैं जिनका पीओ कंपोजिशन ही चेंज हो जाता है। मतलब ये ऐसा चेंज है जिससे इस चेंज के पहले बिहेव कर रहा था कुछ अलग सा, इस चेंज के बाद बिहेव कर रहा है पागलों की तरह। इसको हम कहते हैं केमिकल चेंज, और इस चेंज को हम एक केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ गया है फिज़िकल चेंज, केमिकल चेंज। अब मैं आपको ये टॉपिक फिर से पढ़ने के लिए कहूँगा। आपको ये क्यों पढ़ने हैं? बिकॉज़ ये आगे भी काम आएंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद आप लगाओगे ये सवाल। आपको बस यहाँ पे क्लासीफाई करना है केमिकल चेंज है या फिज़िकल चेंज में, ठीक है? और उसके बाद आता है ये टॉपिक, व्हाट आर टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, हम इस टॉपिक को बहुत एक इंटरेस्टिंग वे से पढ़ते हैं। आप मुझे बताइएगा कि आप किस चीज़ को प्योर मानोगे? क्या आप नमक को प्योर मानोगे? नमक घर का। क्या आप शक्कर को प्योर मानोगे? या फिर आप कोयले को प्योर मानोगे? या फिर आप ऑयल को प्योर मानोगे? या फिर आप आपके दूध वाले भैया जो आपको दूध देते हैं सुबह सुबह लाकर घर पे, तो क्या आप उसको प्योर मानोगे? जी हाँ, आप मानोगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये चीज़ें प्योर है, लेकिन इतनी भी प्योर टाइप की सब्सटेंस नहीं है। इनके अंदर भी मिक्सचर्स है केमिकल्स के। अब मैं आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखिए, इमेजिन कीजिए कि आपने एक मेटल का, आयरन का रॉड लिया है, आयरन का ऐसा ब्लॉक ले लिया, ठीक है। नमक का ऐसा एक प्लेट ले लिया, इसके अंदर पूरा नमक भरा है। तो अगर आप इन दोनों के केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करोगे ना, तो इसके अंदर छोटे छोटे जो गोले होंगे ना, इनमें भी
आयरन ही होगा। लेकिन इसको अगर आप ठीक से स्टडी करोगे ना तो ये इस तरह के दो दो के सेट्स में बैठे होंगे। हाँ, दिखने में आपको सिर्फ वाइट दिखेंगे, लेकिन ये अंदर बहुत ही ज़्यादा 1000x जूम करने के बाद आपको पता चलेगा। तो ये पहला वाला गोला होता है और ये दूसरा वाला, इनको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। तो ये होता है Na और ये होता है Cl। तो क्या ये दोनों प्योर है? तो अब आप कहोगे नहीं, इसमें तो दो चीज़ें हैं, तो ये प्योर कैसे हुआ? जी हाँ, दिस आर नॉट प्योर। बट अगर आपने आयरन का एक गोला लिया, उसके साइड आयरन का, आयरन, ये प्योर बन जाता है, लेकिन ये प्योर नहीं है। तो आप कहोगे तो फिर अगर हमने सिर्फ Na लिया तो हाँ, तो प्योर है। तो वो बन जाता है एलिमेंट। ओके, एलिमेंट मतलब कुछ भी चीज़ जो सिर्फ एक हो, तो इसको हम कहते हैं एलिमेंट। अब आप शायद इसके नेक्स्ट चैप्टर में या फिर नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट 10th में जाके पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, तो उनमें सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स आते हैं और इन एलिमेंट्स से मिलकर ये कंपाउंड बनता है। सिर्फ Na से एंड सिर्फ Cl से, इन दोनों से, ये सिर्फ अगर ये सेपरेट सेपरेट है ना, इनके बीच में अगर कुछ नहीं है ना, तो ये बन जाते हैं एलिमेंट्स। लेकिन अगर इन्होंने आशिकी कर ली और एक कुछ ऐसा खतरनाक सा प्रोडक्ट बना लिया, तो ये बन जाते हैं कंपाउंड्स। तो ये कंपाउंड है, शुगर भी एक कंपाउंड है, और क्या, ऑयल भी एक कंपाउंड है, हमारा पेट्रोल भी एक कंपाउंड है। लेकिन आयरन एक कंपाउंड नहीं है, आयरन एक एलिमेंट है। हमारे घर जो सोना होता है, मतलब हर किसी के घर होता है, थोड़ा 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 कुछ तो होगा, नहीं ये फिर भी इमेजिन कर लो आपके घर बहुत सोना है, तो अगर आप सोना लोगे तो ये होता है एक एलिमेंट। लेकिन अगर आप एलॉय लोगे ना, एलॉय जो है मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स, तो वो एक कंपाउंड बन जाता है। आई होप ये बहुत ज़्यादा ठीक से क्लियर हो गया है। तो अब हम इसका थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं। 1661 में रॉबर्ट बॉयल नाम का एक साइंटिस्ट था, तो इसने पहली बार टर्म यूज़ किया एलिमेंट। फिर एंटोन लॉरेंट आ गया, एंटोन लॉरेंट लवाइजर, इसने 1743 में इसने एक्सपेरिमेंटली यूज़फुल डेफिनेशन फाइंड कर दी। एक मिनट, अब आप पूछोगे हमारा जो पानी होता है तो क्या ये एलिमेंट है या कंपाउंड है? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे उल्लू, तो मैं आपको बताता हूँ, ये H से बना है और O से बना है। तो ये दोनों जो है, ये दोनों एलिमेंट्स हो गए, लेकिन ये पूरा कंपाउंड है। आप हो गए, और ऐसा फिर आप CO2 का बता दो भाई, इसमें कार्बन है ये, और ये है ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, लेकिन ये एक कंपाउंड है। I hope you guys are understanding this. Next, he defined an element as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances. सॉरी, वो एक कॉल आ गई थी, तो नेवर माइंड। हम पढ़ रहे थे कि हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हाँ, हम पढ़ रहे थे कि he defined the he defined an element as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction। मतलब कि सी, ये जो कार्बन है ना, तो इसको हम केमिकल रिएक्शन से और कुछ इसके अंदर से निकाल नहीं सकते, या फिर ऑक्सीजन को और कुछ निकाल नहीं सकते, लेकिन हाँ, केमिकल रिएक्शन करके हम CO2 को तो C और O में तोड़ सकते हैं। दिस इज वॉट बेसिकली इट मीन्स।
तो आपको ये लाइन यहाँ से यहाँ तक की लिख लेनी है। एलिमेंट कैन ऑल्सो नॉर्मली डिवाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको लिख लेना है। तो मैं ये बताता हूँ, लोहा जो है, आयरन, तो ये मेटल है। लेकिन अगर आपने प्लास्टिक ले लिया, नहीं रुको, अगर आपने हाइड्रोजन भी ले लिया या फिर कार्बन भी ले लिया या फिर जो आप ऑक्सीजन ब्रीथ करते हो, तो ये मेटल नहीं है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो मेटलॉइड्स भी होते हैं, मतलब ये मेटल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे और किसके, नॉन मेटल्स के भी शो करेंगे। तो मेटल्स यूजुअली ये लिख लेना है आपको, मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। मेटल्स आर lustrous, they have silver gray or golden yellow color, they conduct heat and electricity, they are ductile, that is they can be drawn into wires, they are malleable, can be hammered into thin sheets। मतलब एंड ये लास्ट वाला भी देख लेते हैं, दे आर सोनरस, दे मेक रिंगिंग साउंड व्हेन इट हिट्स। ठीक है, इजी है, बहुत इजी है। थोड़ा सा फास्ट गया, अब मैं आपको धीरे 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 सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो जो जो मेटल्स होते हैं, आपने मेटल्स जब मैं कहूँगा तो एक आयरन का रॉड इमेजिन कर लेना है, तो वो चमकता है, गोल्ड का रॉड भी, तो ये गोल्डन येलो में भी चमक सकता है या फिर सिल्वर ग्रे में भी। वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करता है। इसका बेस्ट यूज़ है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, मतलब हमारी वायर्स का प्लास्टिक की होती है क्या, एक्चुअली होती है बाहर से, अंदर से लोहा ही होता है, बिकॉज लोहा ही कंडक्ट करता है। दे आर डक्टाइल, मतलब इनकी वायर्स बनाई जा सकती है ऑब्वियसली, वरना कोई क्यों यूज़ करेगा। और एक बात, दे आर मेलिएबल, मतलब अगर आप इसको ऐसे ठोकोगे ना जोर जोर से, अगर आप इसको ठोकोगे तो इसका थिन शीट बनेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है वो जो काजू कतरी आती है ना, काजू कतली, काजू कतरी, या फिर जो स्वीट्स आते हैं, तो उनके ऊपर ऐसा सिल्वर का छोटा सा थिन सा लेयर बनाया जाता है। तो इसका मतलब क्या, दे कैन बी हैमर्ड ड्यू टू शीट्स, मुझे वो बहुत पसंद है। दे आर सोनरस, दे मेक रिंगिंग साउंड्स। अब आपको इसका बेस्ट एग्जांपल मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन वो जो ड्रम होता है ना, ड्रम बैंड, तो उसके ऊपर एक ऐसी डिश रखी होती है, वो ऐसा ठिश 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 ऐसा साउंड करती है, तो वो जो रिंगिंग साउंड है। या फिर आप जब किसी, आप एक काम कर लो, आपके घर की प्लेट ले लो और ऐसे दबा दब उसको हिट करो स्पून से, तो ऐसा टिंग 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 आवाज़ करेगा। या फिर हमारे मंदिर की जो घंटा होती है, वो प्लास्टिक की नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, बिकॉज प्लास्टिक इज़ नॉट अ मेटल, ध्यान रखिए, प्लास्टिक मेटल नहीं है। तो वो जो घंटा होती है ना हमारे मंदिर की, तो वो टिंग टिंग आवाज़ इसलिए करती है बिकॉज इट इज़ सोनरस, मेटल्स आर सोनरस। एग्जाम्पल इज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, जो आपको याद करने हैं। और एक बात, मर्क्यूरी जो होता है ना, ये एक बहुत फनी एलिमेंट है। ये ना हमारे हाथ में लिक्विड होता है, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा ऊपर होता है कि ये हमारे हाथ पे मेल्ट हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो, लिक्विड होता है वो। नॉन मेटल की बात करते हैं, नॉन मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ से भी आपको लिख लेना है, ये पूरा का पूरा आपकी नोटबुक में चाहिए भाई, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू कैंट स्किप दिस, ये टॉपिक का हार्ट है। नॉन मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल प्रॉपर्टीज़, तो इनकी क्या देखते हैं, डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर्स, प्लास्टिक भी कलर्स में आता है, लोहा कलर्स में आ ही नहीं सकता। हम उसके ऊपर कलर चढ़ा तो सकते हैं, लेकिन वो नेचुरली कलर्स में नहीं आता। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए मम्मी का जो कुकिंग का पैन होता है ना, तो वो पैन के ऊपर ऐसा प्लास्टिक का कवर रहता है। सोचो अगर प्लास्टिक का नहीं होता तो, गुड कंडक्टर होता तो क्या होता, हम टच ही नहीं कर सकते, हम ऐसा ऑमलेट को फ्लिप ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट, बहुत हो गई बातें। दे आर नॉन लस्ट्रस, नॉन सोनरस और मेलिएबल, मतलब ये चमकेंगी नहीं, ये चमकेंगे भी नहीं, ये आवाज़ भी नहीं करेंगे, और इनकी थिन शीट्स बना ही नहीं सकती। हम प्लास्टिक को एक बार अगर आप एक एग्जांपल कीजिए, तेल वाला बॉटल लीजिए, उसको ठोक ठोक के मेलिएबल, मतलब ऐसा शीट बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बनता।
बनता ही नहीं है, लेकिन क्योंकि इसकी इस प्रॉपर्टी ही नहीं है, ये नॉन मेटल में आता है। अब नॉन मेटल का एग्जांपल क्या है? ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन। एक और फ़ोन आ गया था मुझे, आई एम सॉरी, नेवर माइंड। चलो, तो कोल, कोक, प्लास्टिक, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सारे एग्जांपल्स हैं नॉन मेटल के। ठीक है, अब हम आगे मूव कर लेते हैं। मोर टू नो, ये जो है ये आपको आना चाहिए, ये आना नहीं चाहिए, बस आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए भाई, इसका कोई मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। अब आती है बारी कंपाउंड्स की। जब दो एलिमेंट्स, दो से ज़्यादा एलिमेंट्स, 100 एलिमेंट्स, 100 एलिमेंट्स जब मिक्स होते हैं तो ये बना लेते हैं एक कंपाउंड। कंपाउंड मतलब ऐसा चीज़ जो अनेक एलिमेंट्स से बना हुआ है। 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड, तभी बनता है हमारा एक कंपाउंड। अब मिक्सचर्स और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है आप कहोगे? तो मिक्सचर्स आर जस्ट मिक्स टुगेदर, इनमें कोई रिएक्शन नहीं है। जो कंपाउंड्स है ना उसमें रिएक्शन आता है। रिएक्शन मतलब आप कहोगे तो इसका मतलब क्या होता है? तो मिक्सचर के जो पार्टिकल्स है ना दोनों, तो ये अपनी अपनी प्रॉपर्टीज शो करती है, लेकिन एलिमेंट एक नई ही प्रॉपर्टी शो करने लगता है। अ मिक्सचर हैज़ वेरिएबल कंपोजिशन, मतलब अलग अलग कंपोजिशन होता है, लेकिन कंपाउंड का जो नया वाला जो सब्सटेंस है तो ये फिक्स ही वही होगा। आप समझ रहे होंगे। अ मिक्सचर शोज प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस। न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, जो मैंने अभी कहा, इसके प्रॉपर्टीज़ कम्प्लीटली डिफरेंट होंगे। द कंस्टिट्यूट द कंस्टिट्यूट यूज द कंस्टिट्यूट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड्स। ये बहुत अच्छा है। इसको फिजिकल मेथड से मतलब हम बहुत इजीली इसको सेपरेट कर ले सकते हैं। जैसे हम चाय में से चाय पत्ती को सेपरेट कर लेते हैं, उसी तरह फिल्टर करके भी सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड्स को इतना इजीली सेपरेट किया ही नहीं जा सकता। इसको इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करके जो रिएक्शंस होते हैं उसकी मदद से इनको सेपरेट कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया है। अब ये चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट है। तो मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। जो प्योर सब्सटेंसेस है उनको एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कहते हैं, और होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस जो होते हैं उनको यूनिफॉर्म कंपोजिशंस एंड नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशंस होती है इनके। एंड एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ये ध्यान में रखिए। अगर कोई आयरन है तो आयरन को और छोटा बन के क्या करोगे आप? और छोटा बना ही नहीं सकते। इसी तरह कंपाउंड्स हैं, उनको केमिकल रिएक्शंस की ही मदद से, मतलब H2O होगा तो H2O मिक्सचर नहीं है, H2O एक कंपाउंड है, तो इसको मतलब पानी को अगर तोड़ना है तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करना पड़ता है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करना पड़ता है। होमोजेनियस, इनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा होता है, एंड हेटेरोजेनियस का एक जैसा नहीं होता। आपको ये एग्जांपल्स गो थ्रू करने हैं बच्चों। इसके बाद आपको ये समरी भी पढ़नी है। समरी पढ़ने के बाद आपको इसके नोट्स बनाने हैं, इस चैप्टर को बार बार पढ़ना है। और अब हम जाने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हमारे नेक्स्ट क्लास में। अभी हो रखे हैं 29 मिनट्स, आपके साथ 1 मिनट के लिए बातें कर लेता हूँ। तो अब आप इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लोगे, बहुत ही ज़्यादा इजी है। कोई भी क्वेश्चन मिस मत करो। अगर आपको थोड़ा आलस आ रहा है तो थोड़ी देर बाद फिर ट्राई करना। ऑफिशियली ये चैप्टर एंड हो चुका है, इसको बार बार पढ़िए, तभी ये आपके दिल में, दिमाग में जगह बना लेगा। और स्टार्टिंग का पार्ट थोड़ा सा बोरिंग होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड वाले पार्ट्स को मिस मत करो। आई होप you guys are understanding. And another thing,
आपको कोई भी पार्ट यहाँ वहाँ का स्लाइटली भी जो मैंने अंडरलाइन की करके दी हुई है, इनको हरगिज़ मिस नहीं करना। ये ओलंपियाड में इस पे क्वेश्चंस आएंगे। ओलंपियाड में कोई इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते, एनसीईआरटी में से ही उठ के आता है। इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक बार गोल्ड मेडल मिला था, क्योंकि मैंने सिर्फ एनसीईआरटी किया था। एनीवेज, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अभी दिवाली के टाइम पे आ रहे होंगे शायद आप लोगों के, एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लो, बहुत अच्छे से पढ़ लो। पूरा का पूरा सिलेबस आता है शायद 9th में, तो वो ठीक से पढ़ लेना। ये डायग्राम्स वगैरह बहुत इंटरेस्टिंग है, इनके साथ गो थ्रू कर लो। एंड आई होप यू गाइज आर हैविंग अमेजिंग डे। मैं अब चलता हूँ, मेरा थोड़ा गला ख़राब है। चैप्टर के नोट्स आएंगे, लेकिन थोड़े थोड़े धीरे आएंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं। आपको मैं बता दूंगा सब कुछ। एक्सरसाइज खुद से कर लेना। अगर आपको टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आए हैं तो आपको एक्सरसाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ। एंड सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड लाइक कर दीजिए चैनल